नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। भारत के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 का भव्य आगाज हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण करके आधिकारिक शुरुआत कर दी है और इस अवसर पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी, खेल जगत की हस्तियों और विभिन्न फुटबॉल क्लब के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन, टीम भावना और राष्ट्रीय निर्माण को प्रेरणा देता है। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि डूरंड कप भारतीय फुटबॉल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही कप जो है एशिया का सबसे पुराना और दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है और इस बार भी देश के शीर्ष क्लबों के साथ साथ सशस्त्र बलों की टीमें खिताबों के लिए मैदान में उतरेंगी। टूर्नामेंट के मुकाबले विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाएंगे और जिससे फुटबॉल प्रशंसकों को रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकेगा। इसके साथ ही डूरंड कप 2026 के साथ भारतीय फुटबॉल के नए सत्र की भी उत्साहपूर्ण आगाज हो गया है और अब सभी की नजरें खिताब जीतने वाली टीम पर टिकी हुई है। वहीं इंडोनेशिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और इंडोनेशिया के समान सोच को दुनिया के सामने रखा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सहमत है और इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध ही नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी भी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों देशों ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। साथ ही रक्षा, समुद्री सहयोग और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान और साथ ही मजबूत करने पर भी जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित और नियमित आधारित व्यवस्था बनाए रखना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और इंडोनेशिया का सहयोग क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा को नई मजबूती देगा। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सहयोग और डिजिटल क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा की कथित चोरी के मामले में जांच तेज हो गई है। अदालत ने मामले के 3 आरोपियों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बड़ी जानकारी, चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 3 आरोपियों से होगी गहनता से पूछताछ। यूपी के अयोध्या से खबर है, पुलिस रिमांड में जुटेंगे अहम सबूत और ऐसे में 3 आरोपियों को एक दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है। मंदिर ट्रस्ट ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था और साजिश के हर पहलू की होगी जांच और अब पुलिस आरोपियों से आमने सामने बैठकर पूछताछ करेगी और चोरी की पूरी साजिश और रकम के इस्तेमाल और साथ ही संभावित अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच करेगी। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि चोरी की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया और इसमें कितने लोग शामिल थे और क्या ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। पुलिस आरोपियों से बरामदगी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर भी पूछताछ करेगी और इस मामले के सामने आने के बाद से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठे हैं। वहीं मंदिर प्रशासन ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के संकेत दिए हैं। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान मिलने वाली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ और गिरफ्तारी की जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर घंटाघर के पास जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई है और दमकल की टीम ने तुरंत ही मोर्चा संभाला है और आग इलाके में धुएं से अफरा तफरी मच गई है और आग लगने के कारणों की जांच जारी है। गाजियाबाद के व्यस्त घंटाघर क्षेत्र में एक जूते के शोरूम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आग लगते ही शोरूम में घना धुआं उठने लगा है
जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग में शोरूम्स में रखे जूते और अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है और ऐसे में आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को खाली कराया है और लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। दमकल विभाग आग बुझाने के साथ साथ नुकसान के आकलन का भी जांच कर रही है और मामले की जांच जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इको रेस्टोरेंट्स मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026 का शुभारंभ कर दिया है, जिसका लक्ष्य 70 लाख पेड़ लगातार राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बहाल करने में है। एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच को मजबूत सहयोग को लेकर प्रदर्शित करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली के आर.के. पुरम इलाके में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया और इस अभियान का मकसद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 70 लाख पेड़ लगाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम इको रेस्टोरेंट मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026 शुरू कर रहे हैं और ये अभियान हमारी प्रकृति को सम्मान वापस दिलाने और हरियाली को फिर से बहाल करने के लिए है, खास करके उन जगहों पर जहां पर हरियाली को फिर से जीवित करने की जरूरत है। हमारी सांस्कृतिक नदियों की मां बहती है और हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि पर्यावरण का सम्मान किया जाना चाहिए। इसीलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इन अभियान के दौरान घोषणा की कि हमारे लिए खुशी की बात है कि दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का अभियान आज से शुरू हो गया है। एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत शुरू किए गए इस अभियान में सहयोग के लिए अमित शाह को धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच का ये तालमेल साबित करता है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों से भी निपटा जा सकता है। को पास वाली नर्सरी को भी इंगित करने में काम करेगी। मित्रों, आज मैं भारत सरकार और विशेषकर दिल्ली सरकार का एक संकल्प दिल्ली की जनता को बताना आया हूं। हमारी दिल्ली सरकार के बचे हुए 4 साल में 6300 हेक्टर हरित रीज वन सेक्टर हम पूरा पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा करेंगे। ये 6300 हेक्टर हरित रीज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा। और ये वहीं केरल के वायनाड जिले में टनल रोड प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल पर हुए भीषण भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। हादसे के बाद से राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। अधिकारियों के मुताबिक अभी भी 4 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जिसकी तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम लगातार अभियान चला रही है। इस हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं, जिसका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। भूस्खलन की चपेट में एक चर्च और पास के एक मकान भी आ गए हैं। हालांकि मकान में कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि परिवार तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। शुरुआती प्रभावित क्षेत्रों को जोड़ने वाले पुल भी मलबे में दब गए हैं, जिससे राहत कार्यों में कठिनाई आ रही है। प्रारंभिक जांच में लगातार हो रही भारी बारिश को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। ऐसे में क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 226 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सभी एजेंसियां समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और लापता लोगों को सुरक्षित निकालने का हर प्रयास किया जा रहा है। सीरिया की राजधानी में एक बार फिर से एक धमाके से दहल उठी है और धमाका उस वक्त हुआ है जब फ्रांस के राष्ट्रपति
मैक्रो सीरिया दौरे पर हैं, जहां पर राष्ट्रपति अहमद अल शारा से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए थे और वैसे ही ये धमाके की आवाज सुनाई दी। अहम बात ये रही कि बम उस होटल के पास जा गिरा है जहां पर मैक्रो ठहरे हुए हैं। सीरियाई मीडिया के मुताबिक दोनों धमाके राजधानी दमिश्क के बीच हुआ है और धमाके के बाद से आग की लपटें उठती हुई दिखी है और आसमान में धुएं का बड़ा गुबार देखने को मिला है। अहम बात ये रही कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पूरी तरह से सुरक्षित है और धमाकों की वजह से 18 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ऑफिस ने कहा है कि मैक्रो ने धमाके की आवाज नहीं सुनी, इसलिए इसके बाद से सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है और ये धमाका दामिश्क की सबसे व्यस्त जगहों में से एक नेशनल म्यूजियम ऑफ दामिश्क और पर्यटक फ्रांस के पास हुई है, मंत्रालय के पास हुई है। पहले धमाका मैक्रो के काफिले के राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होने से कुछ समय पहले हुई और धमाके के बाद से कूड़ादान में आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया है और इसी दौरान कुछ मीटर की दूरी पर दूसरा विस्फोट भी हुआ। दूसरा विस्फोट घटनास्थल पर खड़ी एक एम्बुलेंस के ठीक पास हुआ है, जहां लगभग 2 दर्जन लोग इकट्ठे थे। गौरतलब है कि दामिश्क में 2 जुलाई को एक कैफे में भी बम धमाका हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब एक बार फिर से राजधानी को निशाना बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो देश की 3 प्रमुख वाहन निर्मात कंपनियों को पत्र लिखकर ये मांग करेंगे कि वो लिखित रूप से आश्वासन दे कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहनों को इंजन को कोई भी नुकसान नहीं होता है और ना ही माइलेज में कोई कमी आती है। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एथेनॉल मिश्रण ईंधन को लेकर लोगों के व्यापक विरोध से उन्हें अवगत कराएंगे और आग्रह करेंगे कि इस ईंधन के उपयोग को वैकल्पिक बनाया जाए। केजरीवाल ने ऑटोमोबाइल कंपनियों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन कंपनियों को सार्वजनिक बयान उनके वाहनों को ऑनर मैनुअल में दी गई है जानकारी से मेल नहीं खाता है। उन्होंने कहा कि मैं इस सभी कंपनियों को पत्र लिखूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि आपके ऑनर मैनुअल में कुछ बात लिखी है, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से कुछ और कह रहे हैं। आप लिखित में ये आश्वासन दें कि यदि आपके वाहन में माइलेज 10% से अधिक कम हो जाता है तो क्या आप ग्राहक को उसकी भरपाई करेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिलें और 8 करोड़ कारें ऐसी हैं जो E20 के लिए नहीं बनती हैं। सरकार को जबरदस्ती के कारणों से ये सभी गाड़ियां कबाड़ बन जाएंगी। आप जनता को ऑप्शन तो दीजिए। देश के सभी पेट्रोल पंपों पर E10, E20 और E0 सब उपलब्ध होते हैं। फैसला जनता का होना चाहिए और वो अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डालना चाहते हैं, ना कि सरकार का। सरकार ने एक और झूठ चला रखा है कि ये इंडिया कोई पहला कंट्री थोड़ी है जो इथेनॉल इस्तेमाल कर रहा है। और भी बहुत कंट्रीज हैं जो इथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां तो शोर नहीं कर रहे लोग। ये आधा सच है। बाकी कंट्रीज में जो इथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है वो E10 से कम हो रहा है। जो मैंने कहा ना, नॉर्मल गाड़ियां भी E10 तक तो इस्तेमाल कर लेती हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाती। बाकी E10 जर्मनी में E10 से कम है, अमेरिका में E10 से कम है, फ्रांस में E10 से कम है, थाईलैंड में अभी तक E10 से कम है, जापान में E3 है। E10 का टारगेट जापान ने 2030 में रखा है। अभी 7-8 साल का उन्होंने फेज आउट पीरियड दिया है। E3 से E10 जाने के लिए जापान ने 7 साल रखे हैं। 2040 का टारगेट जापान ने रखा है, आज से 16 साल बाद E20 के लिए। 16 साल जापान लेगा E20 में जाने के लिए। थाईलैंड ने 2008 में E20 ट्रायल बेसिस पे, पायलट बेसिस। बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से विधायक मैथिली ठाकुर विवादों में हैं। बीजेपी की विधायक और देश की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार की राजनीतिक गलियारों में और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ती है। इस वायरल ऑडियो में विधायक अपने ही विधानसभा क्षेत्र के एक आम युवक को गुस्से में अपशब्द कहती हुई और सरेआम धमकाती हुई सुनाई दे रही है। हालांकि डेली 24 भारत इस वायरल ऑडियो की सत्यता को अधिकारित पुष्टि नहीं करता है। इस वायरल वीडियो में एक युवक पर काफी भड़कती हुई वो सुनाई दे रही है और एक मीडिया
रिपोर्ट के मुताबिक विधायक मैथिली ठाकुर से फोन पर हुई बात के बाद से गौतम झा नामक युवक ने अपनी बात रखी है। उन्होंने बतलावा कि वो अलीनगर विधानसभा का रहने वाला है और ये पूरा विवाद एक लापता युवक को ढूंढने की मांग से शुरू हुआ था। क्षेत्र में पीड़ित युवक गौतम झा ने बताया कि 4 जुलाई की रात को करीब 11 बजे अचानक उनके मोबाइल पर मैथिली ठाकुर का फोन आया और गौतम के मुताबिक विधायक फोन पर उनकी कोई भी बात सुनने या फिर समझाने के मूड में नहीं थी, सीधा उन पर चिल्लाने लगी। ऑडियो में कथित तौर पर विधायक युवक को खच्चर और बुड़बक जैसे शब्दों को संबोधित करते हुए दिखाई दी हैं और धमकी दे रही हैं। पीड़ित युवक का कहना है कि उनका कोई भी निजी या फिर राजनीतिक स्वार्थ नहीं था और वो सिर्फ इतना चाहता था कि प्रशासन की मदद से क्षेत्र के एक लापता युवक को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। दरअसल अलीनगर विधानसभा के युवक सुभाष चौपाल लगभग 15 दिन पहले ही हैदराबाद से गाँव के लिए ट्रेन पकड़ा था, लेकिन अब तक वो अपने घर नहीं पहुंचा। और जब विधायक मैथिली ठाकुर अपने इलाके में कुछ जगहों पर लोगों से मिलने पहुंची, लेकिन वो गायब युवक सुभाष के घर पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गई। इस बात से नाराज युवक गौतम झा पीड़ित परिवार के घर पहुंचा। फिर उसने परिवार की बातों को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसमें वो जनप्रतिनिधियों के व्यवहार पर सवाल उठा दिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद से विवाद लगातार अब बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 6ठी कक्षा की छात्रा के साथ हुए कथित क्रूर अत्याचार के मामले में राज्य की राजनीति गर्मा गई है। घटना में करीब 48 घंटे बाद भी जांच जारी है और इसी बीच बरुआपुर में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। मंगलवार को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बरुआपुर पहुंचने का कार्यक्रम है और इससे पहले बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, लॉकेट चटर्जी और अन्य सांसद और विधायक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि पार्टी के निर्देश पर पीड़ित परिवार का हाल जानने आई है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सयानी घोष और काकली घोष जो है वो भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची है और इस दौरान स्थानीय लोगों ने सयोनी घोष का विरोध किया और सवाल उठाए। घटना के 2 दिन बाद वो क्यों पहुंची हैं, जबकि ये उनका संसदीय क्षेत्र है। लोगों ने सयोनी वापस जाओ के नारे भी लगाए और कुछ देर तक विरोध के बाद दोनों नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी गई। मीडिया से बातचीत में सयोनी घोष ने कहा है कि शुरुआती जानकारी से ऐसा लगता है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा गिरोह हो सकता है, जिसे पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें परिवारों के साथ खड़े रहने के लिए भेजा है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उधर टीएमसी नेता लगातार आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां अब तेज हो गई है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं यूपी के अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में जारी सियासी घमासान के बीच बसपा प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों ही नहीं बल्कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख प्रबंधकों की भी भूमिका की भी जाँच होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मायावती ने कहा कि अयोध्या के श्री राम मंदिर के साथ साथ उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन के मामले की भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मुख्य प्रबंधनों की जिम्मेदारी तय नहीं हुई तो भविष्य में भी इसी तरह की अनियमितताओं का आशंका बनी रहेगी। मायावती ने कहा कि आम चर्चा है यदि निचले स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई तो या तो उसमें प्रमुख प्रबंधकों की मिलीभगत रहेगी या फिर उसके लापरवाही के कारण ऐसे संभव हुआ है। उन्होंने सरकार और एसआईटी से हर पहलू पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। बसपा प्रमुख ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि उनके वरिष्ठ नेताओं के पास राम मंदिर के चढ़ावे में बड़ी रकम की चोरी और गबन के पुख्ता सबूत है तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई संभव होगी, अन्यथा इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी माना जाएगा। मायावती ने आरोप लगाया कि जनहित के मुद्दों को पीछे छोड़कर कुछ विपक्षी दल इस मामले की राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में राजनीति की वजह तथ्यों और निष्पक्ष जांच की प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में एक बड़े आतंकवादी हमले में 9 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। यह हमला उस समय हुआ है जब पुलिसकर्मियों के दल नियमित ड्यूटी पर तैनात था। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए अचानक हमला कर दिया। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद से मौके से फरार हो गए और घायल पुलिसकर्मियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बलूचिस्तान लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों से, उग्रवादी हिंसा से प्रभावित रहा है और यहां पर सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। हाल ही के महीनों में इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर हमलों की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पाकिस्तान सरकार की हमलों की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को हमलावरों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला जल्द ही खेला जाएगा। ऐसे में भारतीय समय अनुसार मैच रात के 10 बजे शुरू होगा। सीरीज में बढ़त बनाते हुए इंग्लैंड ने मुकाबले से पहले अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और वहीं भारतीय टीम अपनी अंतिम प्लेइंग 11 का खुलासा टॉस के समय करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया अपनी गेंदबाजी इकाई में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। स्पिनर रवि बिश्नोई को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है और ऐसे में ब्रिज की बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जा रही है। ऐसे में अतिरिक्त तेज गेंदबाज को मौका देने की रणनीति अपनाई जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यदि बिश्नोई बाहर होते हैं तो उनकी जगह प्रिंस यादव को डेब्यू का मौका मिल सकता है। इसके अलावा सूर्यांश और वाशिंगटन सुंदर भी विकल्प के तौर पर टीम मैनेजमेंट की नजर में है। हालांकि अंतिम फैसला कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम प्रबंधन मैच से पहले परिस्थितियों को देखते हुए होगा। भारत की कोशिश तीसरे T20 जीतकर सीरीज में वापसी करने की होगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। लगातार बदलते मौसम के बीच IMD ने पहले ही जारी ऑरेंज अलर्ट को बढ़ाकर रेड अलर्ट कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में राजधानी के कुछ हिस्सों में मूसलाधार और अति भारी बारिश होने के संकेत है। IMD ने चेतावनी दी है कि तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है। साथ ही तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी संबंधित विभाग को अलर्ट जारी किया है। जल निकासी, ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया है ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत ही निपटा जा सके। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली NCR के कई इलाकों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और ऐसे में नागरिकों से मौसम संबंधित अपडेट पर नजर रखने की बात कही गई है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DIL 24 भारत। नमस्कार।